हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और डेली के हम अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक competition and perfect competition lies in the fact that firms under monopolistic competition, number A, option A is do not try to maximize profit, more worried about the quality of their product, और नेक्स्ट ऑप्शन सी है हैव एन इनइलास्टिक डिमांड कर्व, ऑप्शन डी है सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हैव एन इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, आपको पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने होते हैं और उसको अपनी प्रोडक्ट डिफ्रेशिएट होता है, तो उसको अपनी क्वालिटी हमेशा हाई रखनी होती है। तो ऑप्शन 1 2 नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी जो है सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ये होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under monopolistic competition, there can be freedom of entry in the sense that there is freedom to produce. किस चीज़ को प्रोड्यूस की जाती है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोज सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेशिएट होता है, इसमें आपको पता है। और कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स में बी कैटेगराइज्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ग्रुप। तो अब इनमें से आपने बताना है कि इन जो ऑप्शन में से जो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ग्रुप में आ सकता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होएगा इसमें। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब इसमें देखिए लक्स, हमाम, रेक्सोना एंड लीरिल, ये सारे किसके टाइप्स है? सोप के। और ये हमेशा एक सिमिलर तो नहीं है, लेकिन क्लोज है, सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है ना। तो ये सारे क्या हमारे हो जाएंगे ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स फिक्सेस अप द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब आपको पता होना चाहिए मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें फर्म जो प्राइस फिक्स करती है वो किस तरह करती है, ठीक है, किस पे करती है वो। उसका इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइसेस ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूशन, क्या उसका इंडिपेंडेंट होता है बिहेवियर, या क्लोज टू द प्राइसेस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन, उनका जो प्राइस होता है वो जो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है उसके आसपास ही होता है, या फिर एट अ वेरी हाई लेवल इन कंपैरिजन टू द प्राइसेस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो ऑप्शन हमने पढ़े ना अभी, लक्स, हमाम, रेक्सोना, इनमें क्या होगा, क्या सिमिलर सा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, या इनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, या नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्लोज टू द प्राइस। जैसे अगर लक्स शॉप्स का जो प्राइस है अगर वो 30 रुपीज़ है, तो उसी तरह रेक्सोना का 35 32 ऐसे उसके अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म जो प्राइस फिक्स करता है वो क्लोज करता है अपने सब्स्टिट्यूशन, अपने राइवल्स के प्राइजेस से मिलता जुलता। ठीक है। नेक्स्ट इज, अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेज। अब अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि फर्म को अपनी जो अगर इस सेल को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करने हैं, तो वो क्या करेगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा। सेलिंग कॉस्ट में हमारा एक था एडवर्टाइज। एडवर्टाइज के थ्रू वो क्या करता है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें क्यों करता है वो एडवर्टाइज, टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मोनोपोलिस्टिक competition an increase in the number of firms producing close substitutes will make demand curve facing each firm more। अब देखिए हमने मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उनके डिमांड कर्व में डिफरेंस पढ़ा था,
उसमें मोनोपोली में हमने पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर होएगा एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक जो हमारा कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर एआर कर्व होता है और मोनोपोली में थोड़ा हमारा स्टीपर होता है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि क्यों क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। इसका मतलब राइवल्स का यहाँ पे जो प्राइस का मोनोफॉर्म पे कंट्रोल होता है वो हमारा क्या होता है, लिटिल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली में सिंगल प्रोड्यूसर होता है तो उसका फुली कंट्रोल होता है अपने प्राइस पे। इसी वजह से जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हमारा डिमांड का होएगा वो हमारा इलास्टिक होएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों में होता है, लेकिन किसका डाउन इन इलास्टिक होगा किसका इलास्टिक होगा वो डिपेंड करता है हमारा कितना उस पर कंट्रोल है प्राइस और आउटपुट के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारा केस में होता है मोनोपोली में। तो अंडर मोनो अब इन्होंने पूछा किस में है, हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक होता है। अगर मान लीजिए उन दोनों के प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो कॉम्पिटिटर उस मार्केट क्या मूव कर जाएंगे अपने दूसरी फॉर्म के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज elasticity of average revenue curve or the demand curve facing the monopolistic firm depends। अब वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया है कि जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व और एआर कर्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो हमारा डाउनवर्ड होता है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने, अगर ये ज़्यादा इलास्टिक तब होएगा जितने फॉर्म्स ज़्यादा होएंगी, कम होएगा उत नंबर ऑफ फॉर्म जितनी कम होएगी वो उतना ज़्यादा लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। तो जितना फ्लैटर है इसका मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटर फॉर्म्स नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा है। एक तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा किस पे करेगा, हमारा एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, किस हद तक वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है उन दोनों प्रोडक्ट में, उसकी क्वालिटी को लेके, उसकी पैकेजिंग को लेके, उसके वेट को लेके, ठीक है। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व पे, कि वो इलास्टिक होगा, क्या उसकी स्लोप होएगी, लेस होएगी या मोर होएगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the demand curve faced by a monopolistic competition firm is very elastic if the degree of product differentiation is। अब इन्होंने बोला है कि जो डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक का होता है वो वेरी इलास्टिक होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इसका मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगा उतना ज़्यादा हमारे पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा हमारी एआर कर्व पे, इलास्टिक होगा कितना होगा। अब देखिए उन्होंने बोला है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो रहा है, वेरी इलास्टिक, जो डिमांड कर्व है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। तो डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इसका मतलब उनमें क्या है, बहुत ही कम ही होगा, है ना। तभी तो हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर ए इज़ द राइट आंसर। जितना उनमें प्रोडक्ट डिफरेंट यानी कि सिमिलर से हैं सारे, अगर सिमिलर से हैं सारे, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है तो फिर इतना उसमें जो एयर कर्व होएगा वो क्या होएगा, इलास्टिक होएगा, और प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन उनमें उतना ही कम होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कम होता जाएगा फिर तो वो मोनोपोली में ही आ जाएगा, है ना। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the demand curve faced by a monopolistic competition firm is relatively elastic if the degree of product differentiation is। अब सेम क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा घुमा के बताया है कि अगर इलास्टिक है, वहाँ पे हमने वेरी इलास्टिक पढ़ा था, अब यहाँ पे हमने किस पे पढ़ रहे हैं, इलास्टिक में रिलेटिवली। अब इसमें देखेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है। तो इनमें देखिए कि वेरी लो भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। क्यों ज़ीरो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक बता रखा है कि जितना प्राइस डिफ्रेंशिएशन जो है वो कई बार नहीं भी हो सकता है, कि बिल्कुल ही सिमिलर हो सकते हैं, सेम वेट हो सकता है, सेम उनकी क्वालिटी हो सकती है, तो उस केस में ज़ीरो भी हो सकता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए भी आएगा जिसमें वेरी लो भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है जब हमारे पास इलास्टिक
क्या होएगा, AR कर्व, यानी कि इलास्टिक होएगा, और डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन उसमें 0 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ठीक है, अब आगे मोर इलास्टिक इफ द नंबर ऑफ द फर्म इन कंपटीशन इज। अब देखिए, मोर इलास्टिक है तो नंबर ऑफ कंपटीशन की बात की है, इसका मतलब अभी आपको बताया था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा उसमें AR कर्व जितनी, अगर ये फ्लैटर है, अगर जितनी ज़्यादा ये फ्लैटर है, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पे, ठीक है, और दूसरा हमने इसका फैक्टर पढ़ा था नंबर ऑफ फॉर्म्स। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स होंगे उतना AR कर्व हमारा क्या होगा, इलास्टिक। तो इसलिए हमारा इन्होंने बोला है मोर इलास्टिक, तो मोर होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is assumed that the cost curves of all the firms in monopolistic competitive market are। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, राइट, इसका ऑप्शन होगा बी, राइट आंसर, कि चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट है, लेकिन जो कॉस्ट कर्व होंगे वो सिमिलर होंगे, ये हम एज्यूम करके चलते हैं इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following assumptions are made in the discussion of the equilibrium of the firms in the monopolistic competition? Option A, all factor of the production are homogeneous. Option B, supply curve of factor of production is completely elastic. External economics or diseconomics are absent. All of the above। ठीक है, जितनी भी हमने assumption जो पढ़ी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसके इक्विलिब्रियम को लेके, तो उनमें से ये कौन कौन से इसमें से बता रखा है जो होंगी। तो अजप्शन देखने हैं इसमें कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, ठीक है, ना कि प्रोडक्ट की बात की है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर, जो कैपिटल जो भी होता है वो तो सेम ही होएगा, तो ये होमोजीनियस होगा। और सप्लाई कर्व ऑफ द फैक्टर, ये भी हम ज्यूम करके चलते हैं सेम होते हैं, इलास्टिक है कम्प्लीटली, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सारी की सारी जो ऑब्जेक्शंस है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर आती है, तो ये ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the short run equilibrium level of output for a monopolistic competitor is given by the point where। अब short run equilibrium निकालना है monopolistic competition के अंदर, तो वो हम किससे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन पढ़ते हैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट की, ये हमारा AR कर्व होता है, ये हमारा MR कर्व होता है, ये हमारा MC कर्व होता है। जहाँ MR MC कट कर जाते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है और प्राइस और आउटपुट डिटरमिन हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an important prediction of monopolistic competition is that equilibrium of the firm occurs at the an output which is। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ना है जो इक्विलिब्रियम होता है हमारा अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वहाँ पे जो फर्म्स का आउटपुट अकर्स करता है वो क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा एवरेज कोस्ट से हमने बताना है, लेस देन द वन एट विच एवरेज कोस्ट इज एट मिनिमम लेवल। क्या वहाँ पे मिनिमम लेवल होती है एवरेज कोस्ट, क्या वहाँ पे एवरेज कोस्ट जो होती है वो हाईएस्ट होती है, क्या एवरेज कोस्ट हमारी इक्वल होती है, क्या एवरेज कोस्ट का जो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है उन दोनों में उससे कम होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमारी जो इक्विलिब्रियम होता है फॉर्म का आउटपुट डिटरमिन किया जाता है वो मिनिमम से हमारा जो वो कम होता है। अब इसको आपको मैं डायग्राम से बताती हूँ। ये हो गया हमारा AR कर्व, ये हो गया हमारा MR कर्व, ये हो गया MC कर्व, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा AC कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब ये जो हमारा ये मिनिमम आउटपुट लेवल है, ये AC का सबसे मिनिमम
पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको पता है इस पॉइंट ये मिनिमम पॉइंट ऑफ आउटपुट जहाँ पे ऑप्टिमल आउटपुट हमारी होती है, जैसे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मिनिमम लेवल से कम होता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर OQ1 आउटपुट को ना सेल करके OQ2 पॉइंट पे ही आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहेगा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। अपनी डिमांड वो क्या रखता है, इस यहाँ पे जो उससे मिनिमम जितना वो कर सकता है अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। एक्स कैपेसिटी का यहाँ पे जो इन दोनों के गैप को क्या कहते हैं, एक्स कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मुझे हमारा AC जो कर्व होता है वो लेस देन होता है एवरेज कॉस्ट के मिनिमम लेवल से, वहीं पे हमारा आउटपुट डिटरमिन किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बात की जा रही है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जहाँ पे हमारा प्राइस इक्वल होएगा एवरेज टोटल कॉस्ट की। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमेशा हम पढ़ते हैं जहाँ पे हमारा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वहाँ पे। और परफेक्ट कंपटीशन में ये MR MC के इक्वल भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा MR AR डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमारा प्राइस और ATC इक्वल होना चाहिए अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग आपको इसके क्वेश्चन बताने हैं। जैसे एक्स कैपेसिटी, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर एक डायग्राम से बताया था कि क्यों हमारा AC का जो आउटपुट है वो लेस देन होता है AC के ऑप्टिमल आउटपुट पॉइंट से। तो यहाँ देखिए एक्स कैपेसिटी में निकल के जो हमारा आया था, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट होता है N से लेके Q तक। एक्स कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जितना, ये देखिए AC का जो मिनिमम पॉइंट होता है जो कि, और इतना तो उसको अगर प्रोड्यूसर OQ आउटपुट पे प्रोड्यूस करे तो ऑप्टिमल पॉइंट होएगा जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होती है और जहाँ पे फुली रिसोर्सेज का यूटिलाइज्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो इस लेवल पे आउटपुट को प्रोड्यूस ना करके वो ON आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस करता है और OP प्राइस पे वो इस प्राइस पे क्या करता है, वो प्राइस सेट करता है। और हमारा इस दोनों के गैप को, ठीक है, इन दोनों के गैप को हम क्या कहते हैं, एक्स कैपेसिटी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होएगा, NQ, ये हमारा एक्स कैपेसिटी आउटपुट होगा। अब उन्होंने पूछा था इक्विलिब्रियम आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ डिटरमिन किया जाता है, जहाँ MR इक्वल टू MC होता है। ठीक है, MR इक्वल टू MC, ये देखिए ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो गया एट द लेवल ऑफ ON आउटपुट और OP आउटपुट। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है इक्विलिब्रियम जो हमारा क्या है पॉइंट, तो किस पे होएगा, ON आउटपुट पे। तो ON हमारा ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री एंट्री इनटू द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एंश्योर दैट ऑल फर्म्स विल प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये बताइए सही है, ऑलवेज होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या समटाइम्स हो सकता है, या नेवर, या नथिंग कैन बी सेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होएगा नेवर, क्योंकि अभी हमने एक्स कैपेसिटी का पढ़ा था, कभी भी हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे इसको कट नहीं करता है, हमेशा वो लेस देन एवरेज कॉस्ट के होता है। इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whenever a group of monopolistic competition attain equilibrium, the firms in this group generally, हमें पता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म्स को मिला के क्या बनता है, ग्रुप कहते हैं, जिसे हम परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने पूछा है कि वो अटेन इक्विलिब्रियम करता है तो वो जनरली क्या ग्रुप क्या होता है, चार्ज डिफरेंट प्राइजेस बट प्रोड्यूस आइडेंटिकल आउटपुट, या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट बट चार्ज आइडेंटिकल प्राइजेस,
या फिर चार्ज डिफरेंट प्राइस एंड प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट बट चार्ज आइडेंटिकल प्राइसेस। जब ग्रुप्स जस्ट डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या हो जाती है, एक हो जाती है, एज अ ग्रुप वो काम करती है, तो वो क्या करती है सब में। अब जैसे मान लीजिए लक्स हो गया जो पे हमने पढ़ा, एक्सोना हो गया, ये सारे अगर ये इंडस्ट्री जो ग्रुप ये फॉर्म कर ले ग्रुप, तो ये क्या करते हैं, प्राइस तो ये सेम आइडेंटिकल चार्ज करते हैं, बट इनमें जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है वो तो रहेगा। अगर ये प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर तो वो क्या हो जाएंगे, मोनोपोलिस्टिक में आ जाएगा। ठीक है, और वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट बट चार्ज आइडेंटिकल। मतलब आउटपुट तो वो हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन प्राइजेस में वो हेर फेर नहीं करेंगे। किसी में आउटपुट कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन प्राइजेस जो होंगे वो सिमिलर रहेंगे इन द ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मोनोपोलिस्टिक competition long run equilibrium of the firm is established at the। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है, कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट होगा। अब देखिए वो कौन सा पॉइंट होगा, वेयर मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज, नो मिनिमम पे तो नहीं होगा। पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट कर्व इज स्टिल फॉलिंग, ये देखो ये होगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं थर्ड ऑप्शन पे जाने से पहले ही मैंने राइट ऑप्शन चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो हमारा एयर कर्व और ये हमारा एम आर कर्व, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एम आर एम सी कट करते हैं, तो जो हमारा ए सी जो हमारा होता है वो टच करता है एयर कर्व को, लेकिन वो उसके मिनिमम पॉइंट पे टच ना करके वो उसके फॉलिंग पोर्शन पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका फॉलिंग पोर्शन जो होएगा ये वाला, इस पे, ठीक है, तो इस पोर्शन पे हमारा जो होएगा वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ पे एम जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो फॉलिंग होता है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द शॉर्ट रन अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन always earn profit, incur losses, earn normal profit only, may earn normal profits, super normal profits और losses। अब देखिए शॉर्ट रन की बात है, मोनोपोलिस्टिक हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, तो वहाँ पे ये तीनों ही कंडीशन आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है और लॉसेस भी कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकता है। लेकिन जब हम बात लॉन्ग रन की करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ और हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लॉन्ग रन ऑल द फॉर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आगे ना, लॉन्ग रन में क्या होगा, यहाँ पे क्या कर रहा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट करेगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करेगा या लॉसेस करेगा। जब भी अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल ये चीज़ें अगर देखनी है, तो उसकी हम अजप्शन देख लेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसी कौन सी अजप्शन है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है या सुपर नॉर्मल या लॉसेस या तीनों। देखिए लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ये हमने पढ़ा था दोनों में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी यही अजम्पशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन में भी यही अजम्पशन होती है, और यही अजम्पशन ऐसी इसी अजम्पशन की वजह से क्या होता है, जो फर्म होती है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होएगा अर्न नॉर्मल ओनली, नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। इसका रीज़न भी जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट आ जाए वहाँ पे यही होता है इसका, क्योंकि फ्री एंट्री हो जाएगी तो प्रॉफिट्स को देख के, सुपर और प्रॉफिट को देख के बहुत सारी फर्म्स क्या होएगी, अट्रैक्ट होएगी, वो आएगी एंटर करेगी और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है धीरे धीरे। वो फिर क्या नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। जब नॉर्मल प्रॉफिट होने लगते हैं तो कोई भी फर्म लॉस नहीं करती, तो इसलिए फिर वहाँ से वो एग्जिट भी नहीं करते। ठीक है, तो इसी कंडीशन की वजह से जो परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो वहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होता है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन ड्यू टू। अब मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस क्या है? अभी हमने पढ़ा कि एक तो डिफरेंस ये है कि हमारे पास क्या होते हैं, डिफ्रेशिएट जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट पे डिफ्रेशिएशन होता है, इसी वजह से क्या होता है हमारा, अब इन दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। तो इसका देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है, स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स, होमोजीनियस। देखिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट और दोनों में ही होता है, तो इसमें तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स, सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, होमोजीनियस फॉर्म्स भी नहीं हो सकता, ओनली फ्यू फॉर्म्स भी नहीं हो सकता। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं और डिफ्रेशिएटेड जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस भी अगर आ जाए तो वो भी हमारा इसमें ऑप्शन में आएगा, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर। क्या होगा, सप्लाई कर्व बताना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्या होगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, इज गिवन बाय राइजिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इज गिवन बाय द राइजिंग पोर्शन ऑफ हिज मार्जिनल कॉस्ट कर्व ओवर और अबव वेरिएबल कॉस्ट कर्व, या ऑप्शन डी होगा कैन बी डिफाइंड ओनली इट फैक्टर्स प्राइजेस रिमेन। देखिए सप्लाई कर्व जो होता है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम इसको डिटरमिन नहीं करेंगे, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था सप्लाई कर्व का रिलेशन किससे होता है, प्राइस से। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई कर्व क्या जो फर्म है उतना ही सप्लाई को अपनी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेम हमने फिर क्या पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे एम आर और एम सी कर्व जो होता है, एम सी कर्व उसको अंडर द किससे कर रहा होता है, बिलो एम आर पॉइंट से इसको टच करता है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। और और जहाँ पे ए सी जो हमारा ये मान लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो इक्वल और ग्रेटर देन हो जाता है जहाँ पे, और उस पोर्शन से हमारा एम सी कर्व जो होएगा वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, वही फॉर्म का सप्लाई कर्व हो जाता है। ठीक है, ये होता है परफेक्ट कंपटीशन केस में। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्यों नहीं सप्लाई कर्व होता, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के नीचे क्यों नहीं होता है, तो कोई भी फर्म ऐसी तो नहीं होगा ना कि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से नीचे प्रोड्यूस करे, उसे लॉसेस तो नहीं ना करने हैं। अगर इस पॉइंट पे वो करती है तो आउटपुट देखेंगे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और उसके प्राइस भी फॉल होते जा रहे हैं, और हमेशा वो क्या लॉसेस ही अर्न करेगा। तो कोई भी फर्म लॉसेस अर्न इनकर नहीं करना चाहती, इसलिए ये सप्लाई फर्म नहीं होगा। तो जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, उससे उस पॉइंट से उसका सप्लाई कर्व स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हमारा एम सी कर्व जो हो जाता है, जहाँ पे राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा आ जाता है। ये तो थी हमारी परफेक्ट कंपटीशन की बात। लेकिन अगर हम देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जहाँ पे क्या होता है हमारा ए आर कर्व इस तरह से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एम आर कर्व हमारा बिलो होता है, एम सी कर्व हमारा इस तरह होता है। यहाँ पे एम आर और इक्विलिब्रियम की पॉइंट कंडीशन क्या होती है, एम आर इक्वल टू ए सी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वो कहाँ पे किस वो क्या होएगा हमारा, किस पोर्शन पे होगा, हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, नहीं डिटरमिन किया जा सकता कि अबव होगा नीचे होगा कहाँ होगा, एमसी पोर्शन के किस लेवल पे होगा। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, कि हम इसमें डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की जो स्लोप है वो अपवर्ड भी हो सकती है, ठीक है, वो हमारी डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड किसी भी इनलास्टिक इलास्टिक किसी भी कंडीशन हो सकती है। जब हमारी एमसी कॉस्ट कंडीशन ही नहीं हमारी डिटरमिन, तो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट, ये तो हो गया हमारा। शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ, ये भी हो गया। एक्स कैपेसिटी, एक्स कैपेसिटी का अब हमारे पास है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस में पढ़ा है हमने, ये मोनोपोली में पढ़ा है, नो। परफेक्ट कंपटीशन में नो।
तो ये एक्सेस कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है वो किस में हम पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाइए ओलिगोपोली मार्केट के क्वेश्चंस पे। ओलिगोपोली इज द मार्केट फॉर्म इन विच देयर आर, ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जहाँ पे फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स होते हैं, ये सबको पता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओलिगोपोली डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करती है ओलिगोपोली? एन इंडस्ट्री विद मोर देन वन फर्म बट फ्यूअर देन फोर, या एन इंडस्ट्री विद मोर देन फोर फर्म्स बट फ्यूअर देन एट, एन इंडस्ट्री engaging in more competition than a monopoly but less than perfect competition, या फिर a kind of monopolistic competition in which each seller is aware of influence of his actions on the other seller। देखिए इनमें से कौन सी कंडीशन होएगी, ओलिगोपोली मार्केट में क्या डिस्क्राइब करता है, उसका मेन जो ओलिगोपोली जो मार्केट है वो कैसे सब मार्केट से डिफरेंट है। तो ये जो ऑप्शन डिटरमिन कौन सा होएगा इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका राइट ऑप्शन होएगा वो डी होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मोर देन वन, है ना, बट फ्यूअर देन फोर, फ्यूअर देन फोर तो हम कह ही नहीं सकते, कुछ 5 10 15 ऐसे हो सकते हैं लोगियोपल मार्केट में, 8 नंबर हम डिटर्मिन नहीं कर बता रखा। और अगर हम कहें कि मोर कंपटीशन है मोनोपली में, मोनोपली से, और लेस कंपटीशन है परफेक्ट कंपटीशन में, तो वो तो होएगी हमारी मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचा हमारे पास ये। और ये सच भी है कि मोनोपलिस्टिक कंपटीशन जो होती है वहाँ पे तो हमारे पास क्या होता है, अवेयर होते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हिज एक्शंस ऑन द अदर। लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि हमें अपने राइवल्स का उस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है वो बहुत मायने कर उसमें मैटर करता है। ठीक है, तो ओलिगोपोली मार्केट में हम राइवल्स जो अदर सेलर्स होते हैं उसके एक्शन रिएक्शन पे जो इफेक्ट पड़ता है आउटपुट और प्राइस पे, वो देखा जाता है। तो ओलिगोपोली मार्केट का जो ऑप्शन डी होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। Next question is, which of the following most closely approximates definition of an oligopoly? I mean इनमें से कौन सी जो एग्जांपल दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट के, उनमें से कौन सा जो बेस्ट अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ओलिगोपोली मार्केट में हो आना सकता है। तो हमने जब ओलिगोपोली मार्केट किया था तो हमने उसमें पढ़ा था ऑप्शन डी, ओपेक, ओपेक के बारे में पढ़ा था कि ओपेक क्या होती है ओलिगोपोली मार्केट में। एक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की एक ऑथोराइज्ड, मतलब जब वो एक एकजुट हो जाते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं, और उसमें क्या होता है वो सारे के सारे एक ऑथोराइज्ड होती है, एजेंसी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के एमसी प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या आउटपुट होगी वो उसको डिटरमिन करती है। जब हम कर रहे थे ओलिगोपोली मार्केट में कार्टेल, कार्टेल के टाइम में हम क्या करते थे, कार्टेल में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंस जो फॉर्म्स होती है वो एक कार्टेल बना लेती है, कोलिजन कर लेती है, जिसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल ऑथोराइज्ड एजेंसी होती है जो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स का बताती है कि किस आउटपुट पे किसको क्या बेचना है, कितना प्राइस सेट करती है, वो सारी कंडीशन जो होती है वो उनके एग्रीमेंट में लिखी जाती है। तो इसमें हम ओलिगोपोली मॉडल में ये करते हैं, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्योर ओलिगोपोली इज वन वेयर, देखिए हमने दो तरह की ओलिगोपोली टाइप्स पढ़ी थी जो मार्केट की, एक प्योर होती है एक डिफरेंशिएट। प्योर में ओलिगोपोली मार्केट वो होती है जिसमें सिमिलर जो प्रोडक्ट होता है वो बेचा जाता है बाय द सेलर्स। ठीक है, अब देखिए प्योर में क्या होगा, फ्यू सेलर्स होते हैं तो पता है हमें ओलिगोपोली मार्केट है, और वो क्या कर रहे होते हैं प्योर में, सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट नहीं होगा, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट के लिए वो डिफरेंशिएट ओलिगोपोली मार्केट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनी सेलर आ गया, मैनी सेलर तो हमारी इसकी एग्जप्शन ही नहीं होती, वो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होती है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेटेड, ये तो हमारा हो गया ऑप्शन, नए हमारा क्वेश्चन होगा 530, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट में क्या होगा, फ्यू सेलर प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वो हमारा डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट इज दैट, क्या होगा जो सबसे अलग बना रहा है हम ओलिगोपोलिस्ट मार्केट को, देयर आर नो गुड सब्स्टिट्यूट्स, each firm must consider that
द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स इन इट्स प्राइसिंग आउटपुट स्ट्रेटजी डिसीजन। देखिए ये तो है ही है कि ये ऑप्शन तो होगा ही कि ईच फर्म क्या कर रही होती है, दूसरे फर्म्स के एक्शन रिएक्शन पे क्या उसकी प्राइस स्ट्रेटजी है, क्या आउटपुट स्ट्रेटजी है, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है जो सभी अलग डिफरेंट मार्केट से इसको अलग बनाती है। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, इसमें हमने ओलिगोपोली मार्केट में हमने किंग डिमांड का पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्राइसेस है वो रिजिड होते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी होती है, तो वो किंग डिमांड कर्व में हमने पढ़ा था। और देयर आर नो गुड सब्स्टिट्यूट्स, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट्स होने लगे तो फिर वो तो हमारी किस में आ जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन में हो जाएगा। तो ये सारी ही कंडीशन है जो ओलिगोपोली मार्केट को डिफरेंट दूसरी फॉर्म से डिफरेंट मार्केट से उसे क्या करती है, अलग करती है। ये सारे उसके फीचर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप एंड पोजीशन ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन, कि ओलिगोपोली जो हमारा डिमांड कर्व होएगा वो किस पे डिपेंड करता है, हिज प्रोडक्ट एंड प्रमोशन पॉलिसी अडोप्टेड, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड पॉलिसीज, या दोनों। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या हो सकता है। आप सभी सोचेंगे ऑप्शन सी, है ना, कि प्रोडक्ट। देखिए लेकिन ये इसका ऑप्शन राइट नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ओलिगोपोलिस्ट में डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है। ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, हम उसमें डिटर्मिन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसी की जो राइवल जो के एक्शन रिएक्शन के जो कर्व होते हैं, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ओलिगोपोली का डिमांड डिपेंड नहीं करता, मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोस्ट स्ट्रक्चर ही हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट इन इज इन इनडिटर्मिनेट। देखिए डिमांड कर्व ऑफ जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट का होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, तो उसका क्या रीज़न होता है, क्या क्यों क्यों होता है वो, क्या हो सकता है उसका रीज़न। देखिए कंज्यूमर्स कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज वेरी फास्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिमांड कब नहीं हो सकता। या फिर एडवर्टाइजिंग प्ले अ मेजर रोल इन सेल्स प्रमोशन। हाँ, एडवर्टाइजिंग में तो ओलिगोपोली मार्केट, देखो प्राइसेस तो क्या होते हैं वो मोस्टली हम ओलिगोपोली मार्केट में पढ़ते हैं, स्टिकी रहते हैं, तो इसीलिए जो भी उसे अपनी अपनी सेल को करना है तो प्रमोशन के थ्रू करेगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करेगा, तो ये तो इसका ऑप्शन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट ओनली एम। अब देखिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही उसका एम नहीं होता, उसको अपनी सेल्स मैक्सिमाइजेशन का भी उसका एम होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्टेल फॉर्मेशन बाय ओलिगोपोलिस्ट leads to monopoly situation, behave as multi-plant monopolist if it wants to minimize the total cost of production, is illegal in many countries, all of the above। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जब सारे ही ओलिगोपोलिस्ट क्या कर लेंगे, एक हो जाएंगे, कोलिजन कर लेंगे, वो मोनोपोली बना लेंगे, ठीक है, उनका कंट्रोल हो जाएगा प्राइस और आउटपुट पे, और बिहेव एंड मल्टी प्लांट, वो मल्टी प्लांट बन जाएंगे, ठीक है, और जितने ज़्यादा फर्म्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, उससे क्या फ़ायदा होता है, उसमें उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो कम होने लग जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। और इट इज़ इलीगल इन मैनी कंट्री, यस इट इज़ इलीगल इन मैनी कंट्रीज, कार्टेल को हम कई कंट्रीज में बैन किया गया है, तो ये भी इसका सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। Next question is a market sharing cartel assume the position of monopoly, sometimes always when the product is homogeneous, always when the product is differentiated, या never। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा समटाइम्स, कि मार्केट शेयरिंग कार्टेल अज्यूम पोजीशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में भी आ सकता है, जो कार्टेल से हम जब हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या कर रही होती है, कार्टेल बना लेती है, तो कार्टेल एक क्या कंडीशन बन जाता है, मोनोपोली की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि मोनोपोली बन गया तो ये मोनोपोली वाली ही कंडीशन को फुलफिल करे और मोनोपोली की तरह ही मार्केट में कंट्रोल करे। तो ये कभी कर भी सकता है, कभी नहीं भी कर सकता है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, समटाइम्स।
नेक्स्ट इज इन किंग डिमांड कर्व मॉडल द ओलिगोपोलिस्ट क्या करता है। किंग डिमांड कर्व में हमने पढ़ा था ना, ये होता है हमारा जहाँ पे दो डिमांड कर्व क्या होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे क्या होएगा, दो डिमांड कर्व के इंटरसेक्शन से हमारे पास निकल के किंग डिमांड कर्व आ जाता है, ये वाला। यहाँ पे हमारा मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन और यहाँ पे लेस देन वन होती है। इसका मतलब है कि अगर ये प्राइस को राइज करता है तो राइवल्स प्राइस, अगर एक फॉर्म प्राइस को राइज करती है दूसरी फॉर्म नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसको अपने कस्टमर को लॉस नहीं करना है, ठीक है। वो उसको फिर वो क्या कर, अगर लेकिन जब कोई एक फॉर्म प्राइस को लो करती है तो दूसरी फॉर्म भी क्या करने लग जाती है, प्राइस को लो कर देती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, इनइलास्टिक होता है ये वाला। और इसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर इसने प्राइस को हाई किया तो बहुत सारा उसको अपनी सेल जो प्रोडक्ट जो आउटपुट है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है किंग डिमांड का मॉडल में क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज कर देयर इंटरडिपेंडेंस होता है, डू नॉट कोल्यूड, टेंड टू कीप प्राइजेस कांस्टेंट। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टेंड टू कीप प्राइजेस कांस्टेंट। वो अपने प्राइजेस को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि प्राइस हाई करने से एक कस्टमर को लॉस, दूसरे को और नुकसान, दूसरे को फ़ायदा होगा। और अगर लो करते हैं तो दूसरा भी लो करेगा और इस तरह उनमें प्राइस वॉर हो जाएगी और क्या होगा, दोनों ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसलिए प्राइसेस को स्टिकी वो कांस्टेंट रखते हैं एट द किंग डिमांड कर्व में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड कर्व ऑफ ऑन, ये तो हमारा हो गया, ये मार्केट शेयरिंग वाला भी हो गया, किंग डिमांड कर्व का भी हो गया। प्राइजेज ऑफ, अब हमारा क्वेश्चन है प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म क्या होंगे। इज इन्फ्लुएंस, जो प्राइस होते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में फॉर्म में, वो क्या किस पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर, is influenced by the changes in supply, is not influenced by the forces of demand and supply, changes frequently। फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते, क्योंकि ओलिगोपोली में आपने पढ़ा था प्राइसेस मोस्टली स्टिकी रहते हैं। और इज इन्फ्लुएंस बाय द चेंज एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, नो। और इज इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन सप्लाई कर्व भी हम नहीं होता। तो इट इज़, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो कभी भी डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से नहीं डिटरमिन किया जाता। जैसे कि हम करते हैं ना, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वहाँ से हमारा प्राइस और आउटपुट डिटरमिन किया जाता है। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइसेस जो हमारे या तो कार्टेल के द्वारा किए जाते हैं, प्राइस लीडरशिप अलग अलग मॉडल है, ठीक है, या फिर ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें वो प्राइसेस को अपने वो एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना कि कभी वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से डिटरमिन नहीं किया जाता, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ सेल प्रमोशन used by the oligopolistic firms, price cutting, advertising, both A and B, none of the above। क्या हो सकता है इसमें से। देखिए प्राइस कटिंग अभी हमने पढ़ा, प्राइस अगर एक कम करेगा दूसरा भी करेगा, ऐसे प्राइस कटिंग तो सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि अगर हम प्राइस को एक इसमें तो प्राइस वॉर हो जाएगी, दोनों ही फॉर्म आउट हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया था, अगर उसको प्राइजेस के थ्रू वो नहीं अपनी आउटपुट को अगर उसे एक्सटेंड करना है तो वो कैसे कर सकता है, अपनी बाय द एडवर्टाइजिंग से अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। Next question is which one of the market form is associated with the king demand curve faced by a firm? Monopoly, perfect competition, oligopoly, monopolist। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि किंग डिमांड कर्व किससे रिलेटेड है, वो हमारा ओलिगोपोली मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग इन द किंग डिमांड कर्व सिग्निफाइज,
ठीक है। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे किंग डिमांड कब होता है इस पॉइंट पे, ये क्या सिग्निफाई करता है? अ सडन चेंज इन कंज्यूमर taste and preference? No. A rigid price of for the product? Yes. A shutdown point of for the firm? No. All of the above. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहाँ पे प्राइस क्या होता है, रिजिड होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, price is rigid at the point of king in the king demand curve faced by a firm in the oligopoly market। इसका क्या मतलब है? It means that price decreases by one firm matched by the other also। ठीक है, अभी पढ़ा कि अगर प्राइस एक फर्म डिक्रीज करेगी दूसरी फर्म भी डिक्रीज करेगी। प्राइस इंक्रीज बाय वन फर्म इज़ नॉट मैच्ड बाय द अदर, ये भी सही है कि अगर एक फर्म इंक्रीज करेगी दूसरी फर्म उसको इंक्रीज नहीं करेगी, वो कांस्टेंट रखेगी। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बस आज के यही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो सब चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस की अपकमिंग अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।